लोकल को बनाए ग्लोबल। इस कार्यक्रम के तहत आज मैं हूं करौली के एक ऐसे हलवाई, जिसको सीधा हलवाई कह सकते हैं, जिनका आज लड्डू राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। इस लड्डू का नाम है चूरमा। लांगरे के महेश शर्मा की दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है। आप सभी लोग जब लोग करौली से रवाना होते हैं, बीच में लांगरा गांव पड़ता, वहाँ इनकी दुकान है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिनकी दुकान से चूरमा के लड्डू नहीं खरीदता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनेक ज़िलों में इनके ग्राहक हैं। लड्डू बहुत फेमस हो रहा है। ये चूरमा का लड्डू इन्होंने कब से बनाना शुरू किया, क्यों किया, क्या कारण है और ये लड्डू कैसे बना जाता है, इन सब मुद्दों पे आज मेरे साथ महेश शर्मा आपके साथ हैं और वो खुद लड्डू बनाकर आपको बताएंगे इसमें क्या यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए इसका नुकसान है या फ़ायदा, इन सब मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। महेश जी सर, आपका पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि चूरमा का लड्डू जो बनाते हो ना आप, इसको बनाते कैसे हैं, ये आपके पास क्या है? चूरमा के लड्डू के लिए साहब पहले हम इसके मुठिया सेकते हैं। आटा, बेसन और मोमन डाल के जी। इसके मुठिया सेकने के बाद में इनको मुठिया कैसे सेकते हैं बताओ एक बार। कैसे? आटा गूंदा जाता है, टाइट आटा जी। टाइट आटे को गूंद के और देसी घी में उनको मंदी मंदी आंच में सेका जाता है। देसी की मंदी आंच में, ठीक है। जब वो पूरी तरह बादामी कलर पर सिक जाता है, उसके बाद उसको निकाल के ठंडा करके कूटा जाता है और कूट के उसको बड़े चलने में, जो बजरी छानने वाला चलना होता है, उस जाले में उसको छाना जाता है जी। उसके बाद में फिर से ठंडा किया जाता है उसको। ठंडा करने के बाद में उसमें बूरा, घी और मेवा, ये सब मिलाने के बाद में हल्का सा मावा, 10% का रेशो मावे का भी डलता है, ठीक है। उससे क्या है, वो गर्मियों में लड्डू फैलता नहीं है। और इस तरह से हमारा ये लड्डू तैयार हो जाता है और लगभग 30 किलो वजन को बनाने के लिए हमें 3-3.5 घंटे का समय लगता है। 30 किलो जी। इसमें क्या क्या सामग्री आप यूज करते हैं? आप देखें ये जो इनका लड्डू है, इसमें अभी मुझे क्या क्या सामान आप यूज करते हैं, सब बताओगे? इसमें देखो 10% बेसन है, 90% आटा है जी, और 20% इसमें घी डलता है जी, मोमन के रूप में। ऐसा करके तो इसकी मुठिया सेक के तैयार हो जाते हैं जी। उसके बाद में हम वही अनुपात में अपनी मेवा डालते हैं, काजू, किशमिश और इलायची। ये डालने के बाद में जितना ये घी लेना चाहता है उतना फिर इसमें घी डाला जाता है। जैसे कि आप बताओ 30 किलो में कितना डाला जाता है ये सामान? अब 30 किलो में लगभग आप 6 किलो घी मान लो। घी कौन सा यूज करते हैं आप? घी हमारा अमूल चलता है। अमूल चलता है जी। ये अमूल, ये देखिए अमूल का इनका जो पीपा है, उसको बता रहे हैं, ये अमूल का पीपा और अमूल का यूज करते हैं। अमूल का है, अमूल का है ना। अक्टूबर महीने की पैकिंग का है। अक्टूबर महीने की पैकिंग का है। आप ये बताएं, इसमें सबसे पहले तो आप आटा काम में लेते हैं जी। आटा गेहूं का होता है? आटा गेहूं का होता है और उसमें भी थोड़ा मोटा आटा होता है, मोटा आटा हम खुद ही पिसवाते हैं। खुद ही पिसवाते हैं। मील का आटा काम में नहीं लेते हैं। मील का आटा काम में लेते हैं ना। उसके बाद उसको सेकते हैं। आटा ले लिया, आटे में 10% के रेशो के हिसाब से बेसन डाल लिया। बेसन डालने के बाद में 20% के हिसाब से उसमें घी डाला जाता है, तो उससे और हल्का सा सोडा डाला जाता है, जिससे वो खस्ता बने रहते हैं। आप बताएं, घरों में जो चूरमा बताए ना, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, उसमें और आपके चूरमा में अंतर क्या है? ये पक्का चूरमा कहलाता है और वो कच्चा चूरमा है। पक्का और कच्चा क्या होता है? पक्के में ये पक्का तो चलेगा 10 दिन चूरमा, ये लड्डू 10 दिन तक खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा ये जी। और वो लड्डू 24 घंटे में स्मेल दे जाएगा। वो लड्डू में वो कैसे बनता है और ये इसमें अंतर क्या दोनों में? उस आटे को टाइट गूंथा जाता है, उसको ठीक है। टाइट गूंथने के बाद में ये ऊपराओं का जो जगरा लगाया जाता है, और वो बनता है, इसमें अंतर क्या दोनों में? मैं बताता रहा हूँ, ये तो पक्का इसलिए है कि इसको घी में तल के और फिर सेका जाता है, ठीक है। और वो जो कंडाओं की आंच होती है, उस पर उसको घुमा घुमा के सेका जाता है। तो वो लगभग 30% तो फिर भी कच्चा ही रहता है, वो कच्चा ही रहता है। ये किस पे सेकते हैं आप? ये कढ़ाई में तला जाता है। कढ़ाई में आपने तल लिया? कितनी देर, कैसे? वो तो उसका टाइम पीरियड ये है कि जैसे 30 किलो चूरमा बनाना है तो अपन को ऐसे 30 या 35 मिनट लग जाती हैं, ठीक है। 2 घनाओं में सिक जाता है वो, ठीक है जी। उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में उसको कूटा जाता है और कूटने के बाद में जो चलना होता है बड़ा वाला, उसमें इसको छान लिया जाता है, जिससे इसका दाना बना रहता है। दाना बना रहता है जी। फिर उसके बाद में इसको फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में बूरा, जितनी इसकी चाहत होती है उतना बूरा, काजू, किशमिश, इलायची और 10% के रेशो के हिसाब से मावा डाला जाता है। मावा अपने हाथ का बना हुआ ही डालते हैं, हम बाजार का मावा नहीं डालते। मावा देखिए, बड़ी बात ये बता रहे हैं
आजकल मावा वो सिंथेटिक आ रहा है, नकली मावे की आशंका बनी रहती है। इन्होंने अपना इसको शुद्धता बनाए रखने के लिए इस चूरमा की मावा खुद बनाते हैं, दूध लेते हैं। कौन सा दूध लेते हैं आप? जी, दूध आता है मेरे 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल का दूध आता है और खुद दूध से मावा तैयार करते हैं। उसके बाद सब मावा डालो इसमें, है ना, और उसके बाद फिर क्या रहता है? उसके बाद में फिर इसमें घी डाल देते हैं। घी डाल देते हैं। जितना घी इसको चाहिए, हाँ, जितने में ये लड्डू बन सकता है, हाँ, उतना घी इसमें डालते हैं। घी डाल दिया जी, और घी डालने के बाद फिर ये फिर अपना लड्डू तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। इसको कैसे लड्डू कहते हैं? समेटा का है, किसको क्या कहते हैं? उसका नहीं, अंतर है? ये फ्रेश चूरमा लड्डू है। ये फ्रेश चूरमा लड्डू है समेटा का। और इसमें अंतर क्या होता है? समेटा का ये होता है कि कुछ दुकानदारों के पास में 4-5 तरह के आइटम बनते हैं, जैसे मीठे समोसे हैं, मक्खन बड़े हैं, खुरमी है, बेड़ई है, ये मैदा की बनती हैं। और जो उनका चुर्रा बच जाता है उसको ये वेस्टेज की बजाय उसको इकट्ठा करके और इसमें कुछ छोटा मोटा आइटम और मेवा वगैरह डाल के उसको लड्डू बना के तैयार कर देते हैं। ये तो वो देसी घी का तो रहता है, लेकिन वो मैदा होती है और ये आटा होता है। उसको हम समेटा का लड्डू कहते हैं और इसको फ्रेश चूरमा बोलते हैं। फ्रेश चूरमा बोलते जी। हैं। उसमें इसकी क्वालिटी में क्या अंतर होगा? अब क्वालिटी का अंतर तो आप ये देख लो कि एक तो सेकंड और एक फर्स्ट। ये तो फर्स्ट वैरायटी मानी जाएगी और वो सेकंड वैरायटी। इसकी तो हम श्योरिटी ये दे सकते हैं कि हमारा आटे से और बेसन से ये निर्मित लड्डू है। उसमें मैदा भी डलती है और बेकिंग पाउडर डलते हैं और अरारोट डलता है, जिन्हें क्या क्या डल जाता है उसमें। क्योंकि दूसरी चीज से दूसरी चीज को बनाएंगे तो वो एक तरह से दूसरी चीज बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी। और आप इसमें कुछ नहीं डालते हैं, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल और फ्रेश। फ्रेश जी, इसलिए ये समेटा का नहीं है, इसलिए ये फ्रेश लड्डू चूरमा का है। चूरमा का है। जी, अच्छा। इसका टेस्ट ही अलग बोलेगा। हाँ, जी, इसके साथ में दाल बाटी आप घर पे बना के और इस चूरमा के साथ में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कर सकते हैं। जी, और ये इसी तरह से जाता है मेरा। जैसे किसी में फंक्शन हो रहा है तो वो कहते हैं कि यार लड्डू महेश के यहाँ से ले आओ और दाल बाटी घर पे बना लो, ओवन में बाटी बना लो, दाल बना लो, लड्डू वहाँ से मंगा लो। अच्छा, महेश जी के बारे में एक और कहा जाता है, जो मैंने से जानकारी करी, कि चूरमा का जो लड्डू है खुद बनाते हैं। जी, ये आपने खुद ही बनाते हैं? आप? मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि दूसरे आदमी से इसके वेट का जो अनुमान है वो बिगड़ जाता है। मैं 90% लड्डुओं को तोलता नहीं हूँ, गिन के ही रख देता हूँ। एक लड्डू कितने किलो पे 20 लड्डू चढ़ते हैं। हाँ। तो किसी अगर अन्य आदमी को भी खड़ा किया जाए तो बता देता हूँ कि 50 रुपए के 5 लड्डू देने हैं। ठीक है। तो वो दूसरा आदमी भी ये दुकानदारी कर सकता है, मेरा आदमी कर सकता है। जी। एक लड्डू कितने ग्राम का होता है? 50 ग्राम का लड्डू। 50 ग्राम का। जी। अच्छा महेश जी, मुझे ये बताओ, ये लड्डू बनाने की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है? लड्डू साहब, मेरी दुकान को हो गए लगभग 30 साल। तो पहले मैं दल के लड्डू बनाता था। आटे को डायरेक्ट सेक के ठंडा करके उसमें बूरा और मेवा मिला के बांधता था। तो एक हमारे मित्र थे राजेश जी, वेटरनरी कंपाउंडर, उन्होंने मुझे परामर्श। कहाँ के रहने वाले थे राजेश जी? ये यहीं के हैं, करौली के तामी की टोरी के हैं। ठीक है। आप यहाँ पोस्टेड थे? हमारे यहाँ पोस्टिंग था। तो उन्होंने बताया कि यार आप को मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर आप इन लड्डुओं को चूरमा सेक के बनाए तो ज़्यादा बिके आपके। मैंने उनके सुझाव को स्वीकार किया और उसी दिन से मैंने वो पैटर्न अपना चेंज कर दिया। और फिर धीरे धीरे इसकी इतनी पकड़ बनी कि मुझे बनाते बनाते परेशानी आने लगी। यानी कि 70, 75, 80 किलो लड्डू तक मेरे रोज बिक जाते थे। और आज भी मेरी इसी तरह की दुकानदारी है। मेरी दोनों ब्रांच हैं, लांगरा और करौली। दोनों पर मेरे पास लड्डू की पूर्ति नहीं है, और कोई भी आइटम की पूर्ति हो सकती है। लड्डू मेरे यहाँ उपलब्ध हो, बस शाम को 6 बजे ओके हो जाता है। तो आपके जो राजेश जी हैं जी, वो प्रेरणा दी आपको? उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैं मानता हूँ उनको। हाँ। उन्होंने जो मुझे सुझाव दिया वो मेरे भविष्य के लिए काम आया। तो अब राजेश जी मिलते हैं, नहीं मिलते आपको? राजेश जी मुझे मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं। और अपने मित्र की तरह ही मिलते हैं वो। आजकल वो शायद करौली में ही पोस्टेड है, मेला गेट। राजेश जी ये तो नहीं है जो तामे की टोरी रहने वाले? तामे की टोरी में रहने वाले जी। मेला गेट पर राजेश शर्मा जी हैं जी, है ना। ये बता रहे हैं कि राजेश जी शर्मा कोई वेटनरी कंपाउंडर थे। उनके पिता का नाम दर्शन लाल जी शर्मा है, राजेश जी के का। उन्होंने इनको एक सुझाव दिया बनाने के लिए, और उसके बाद इनकी ये चूरमा के लड्डू की एक शुरुआत हुई। अब थोड़ा ये बताएं, कहाँ कहाँ आपकी इसकी डिमांड है महेश जी? कहाँ कहाँ आपका लड्डू चाहता है? मेरा लड्डू साहब आपके मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, डबरा, दतिया, झांसी, इन सभी जिलों के जो भी यात्री कैला देवी के लिए आते हैं वो सब मुझे बाई फेस और नाम से जानते हैं।
मुझे बीच बीच में फ़ोन भी आते रहते हैं उन लोगों के, हम लोग आ रहे हैं, हमारे लिए लड्डुओं की ज़रूरत है, आप लड्डू बना के तैयार रखना। तो इस तरह से मेरी पकड़ बहुत अच्छी है वहाँ। और आपके करौली जिले में तो मेरे लड्डू जाते ही हैं। दीपावली पर मेरा कम से कम 2 कुंटल वजन आपके ढोली खार है और गणेश दरवाजे है, होरी खिड़कियाँ है। जो इस चीज़ के कारीगर हैं वो भी मुझसे ये लड्डू खरीदते हैं। कारीगर है वो आपके से लड्डू खरीदते हैं। अच्छा, कोई फेमस व्यक्ति कोई आता है आपके यहाँ, कोई मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी कोई आया हो? अब ऐसे तो साहब किस किस के नाम गिनाऊं, बाकी सभी मुझे तो ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों का ही मामला है। अच्छा। अब यहाँ से पटवारी जी, गिरदावल हैं, कंपाउंडर हैं, एक ये अपने मतलब जो भी इस रोड पे जाता है वो आपका? अपने डिप्टी सीएम एनडीओ हैं, ये सतीश मीणा, दिनेश जी अग्रवाल हैं प्रसूति के, वो सब लोग मुझसे सामान खरीदते हैं। मोहन जी कंपाउंडर हैं, और आपके ओम प्रकाश जी व्यास डॉक्टर हैं। ये सब मुझे नाम से और शकल से अच्छे से जानते हैं, और मेरी दुकान पर यहाँ भी आते हैं ये लोग यहाँ भी आते हैं। अच्छा, ये आप बना रहे हो, आपके अलावा और कोई नहीं बनाता इस लड्डू का आप घर में? इसमें नकल तो कई जगह होने लग गई है। हाँ, नकल कहाँ होने लगी बताओ? नकल अब मेरे सामने ही दुकान है यहाँ लांगरा, वो लोग भी बनाने लग गए हैं, लेकिन उनकी और मेरे मटेरियल में तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, वो नकल करने लग गए? नकल करने लग गए, लेकिन उनसे वैरायटी बैठती नहीं है। ये आपकी क्या है, हाथ की कला है एक तरीके? ये मेरी हाथ की कला नहीं, मेरा विश्वास और मेरी ईमानदारी है। मैं जो भी काम करता हूँ 100% मेरे दिल से और अच्छे से करता हूँ। मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि मुझमें इससे धनवान होना है। मुझे मेरे इस आइटम को बहुत आगे चलाना है, जिससे कि मेरा रोजगार बना रहे। जी। मैं जब थोड़ी मैं आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये बताएं, आपने जब ये दुकान शुरू की उससे पहले आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, अब बड़ी है, क्या सब मान सकते हैं? मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे जी, और उनका वेतन उस समय 400 रुपये था, जब हम 7 भाई बहन थे पढ़ने लिखने वाले। तो आप समझो खेती से और 400 रुपये से क्या होने वाला है। ऐसे करके हम लोगों ने, चारों भाइयों ने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, पैसे के अभाव में लोगों ने पढ़ाई छोड़ी है। जी, पैसे के अभाव में। उसके बाद फिर शुरुआत कहाँ से होती है? उसके बाद में मैंने सोचा कहीं देश प्रदेश में कुछ अच्छा मिलेगा, तो मैं 2 साल बम्बई रहा। तो वहाँ एक आशिका क्रिएशन कंपनी थी, एक साड़ी फैक्ट्री, उसमें मैंने 900 रुपये महीने में काम किया। तो 900 रुपये में बम्बई जैसे शहर में केवल पेट पालन हो सकता है, उससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में मैंने फिर दिमाग लगाया कि कुछ अपना करें, तो मैंने नवसारी गुजरात में अपने नाश्ते का काम डाला। नवसारी गुजरात? जी, दुकान लेकर? दुकान क्या, वो थड़ी थी, एक ठेला पर अपना सामान बेचना शुरू किया। वहाँ मैंने ये कचौड़ी, समोसा, पकोड़े वगैरह इसका काम सीख लिया। उसके बाद मेरी उस समय शादी नहीं हुई थी, फिर मैं घर वापसी हो गया। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, मुझे समाचार मिले, घर वापस आ गया। और मेरे आने के 4 महीने बाद मेरे पिताजी खत्म भी हो गए। उनका जयपुर एसएमएस में ऑपरेशन हुआ था, काफी इलाज हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, मेरे पिताजी उस पर थे डेली बेजेस पर। जी, फिर परमानेंट कर्मचारी नहीं थे। 36 साल की सर्विस के बाद में भी उनको 2 रुपए नहीं मिल पाए। उसके बाद मैंने अपना 95 में ये अपना खुद का पर्सनल बिजनेस शुरू कर लिया। उस शादी का वही आपकी 98 में? उसके बाद 95 में पहले आपने बिजनेस शुरू किया? जी। बिजनेस लांगरा में शुरू किया? जी। लांगरा में क्या शुरू किया आपने शुरुआत में? ये चाय और नाश्ते का काम। चाय नाश्ते से शुरुआत हुई। फिर लड्डू बनाना कब शुरू किया? लगभग 1-2 साल में ही वहाँ शुरू कर दिया मैंने। शुरुआत में कैसे लड्डू बनाए? दल के लड्डू बनाए। जब उसके बाद फिर राजेश जी ने आपको एक एडवाइस दी कि यार तुम इन लड्डुओं, हालांकि वो लड्डू बहुत शुद्ध थे, बहुत अच्छे लड्डू थे, क्योंकि इन लड्डुओं को चबाने के लिए थोड़ा सा दांतों की जरूरत होती है, और वो लड्डुओं को बुजुर्ग भी खा सकते थे दही के साथ या कोई भी चीज के साथ, खीर के साथ। अब ये लड्डू वास्तव में चूरमा के लड्डू हैं, तो इनके लिए तो दांतों की जरूरत होती है। फिर आपकी 1998 शादी का हुई? 98 में आपकी शादी हो गई। उसके बाद फिर अब दुकान कब से अच्छी चलने लगी आपकी वहाँ पे? मेरी शादी से पहले ही दुकान अच्छी पकड़ गई थी। फिर एकदम दुकान में बम्प कब आया, जैसे कहते हैं मेरा ये टर्नओवर आया कि उस समय में अच्छा चल गया? अब ये मान लो आप लगभग आज से 2001 2001 में मेरे धंधे ने रफ्तार पकड़। क्यों पकड़ी, क्या हुआ ऐसा जो रफ्तार पकड़ी? एक तो क्या है, मैं बिजनेस में पूरी तरह समझने लग गया और मेरी फैसिलिटी हो गई। पहले तो मैं माल इस तरह से लेता था कि 1 पीपा घी ले लिया, ये 1 चीनी का कट्टा ले लिया, तो वहाँ के लोग भी मुझसे कुछ न कुछ कमाते ही थे। तो कुछ तो मेरा भाव रह जाता था।
जब मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ने लगी, मार्केट में मेरी वैल्यू बनने लगी, लोग मुझे पहचानने लगे, तो फोनों से ही सामान पहुंचने लगे और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस की पकड़ बन गई। और सच्चाई और ईमानदारी की तो जीत होती है। ऐसे करके थोड़ा सा हमें भगवान ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़ गया। 2001 में ज्यादा बम्प हुआ है। हाँ, 2001 के बाद में फिर 2004 में मैंने यहाँ करौली मकान बना लिया। हाँ। यहाँ रहने लग गए जी। और लांगरा आप बिजनेस के लिए जाते थे? हाँ, 16 साल मैंने डेली अप डाउन किया है, करौली टू लांगरा। जी। अच्छा, आपका ये बताओ, पर डे उस समय 2001 से 3-4 तक कितना निकल जाता था चूरमा? चूरमा की रफ्तार तो एक ही थी, जैसे 7 या 8 ट्रे बनाता था मैं, लगभग 50 किलो चूरमा बनाता था, 50 किलो बिक जाता था मैं। वहाँ बिक जाता था। उस समय मेरी 60 रुपए किलो की रेट थी। उन दिनों 1200 रुपए का घी का पीपा आता था। हाँ जी। और उसके बाद में मैंने 100 रुपए बहुत दिन बेचे और 150 रुपए बहुत दिन बेचे। अब इन 3-4 सालों से जैसे ही महंगाई ने पकड़ा है, मैं ये 200 रुपए किलो में बेचता हूँ। 200 रुपए किलो? जी। उस समय काजू 170 रुपए किलो आता था। हाँ। आज काजू 650 रुपए। किशमिश कुल्ली 70 रुपए 60 रुपए किलो आती थी। इलायची का भाव भी यही कोई 500, 600, 700 रुपए रहता था। तो लेकिन आपने भाई जी कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया? जी नहीं, क्वालिटी से समझौता तो आज भी नहीं है मेरा। हाँ। चाहे लोग ताज्जुब करते हैं कि यार ये लोग कमा क्या रहे हैं इसमें 200 रुपए में। हाँ। लोग तरह तरह के तर्क देते हैं, यार वो रिफाइंड में बनाता होगा, 200 रुपए में आता भी क्या है, ये कैसे बन जाते होंगे। मैंने इन बातों पर विचार आपका करना नहीं, आप तो इसमें कोई नुक्स हो वो निकाल के बताओ मुझे, और विश्वास नहीं है सामने बैठ के बनवाओ। सही बात है। अगर किसी को लंबा ऑर्डर देना है तो आप सामने बैठिए मेरे और बनवाइए लड्डू। जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ वो वैरायटी आपके सामने डाल लूंगा। लगभग कितना घंटा लगता है वो 30 किलो बनाने में? 30 किलो में 3-3.5 घंटे लग जाते। तो भाई जी ये जो आपकी कला है, आप अच्छा बना रहे हो, घर का कोई सदस्य इसको सीखना नहीं चाहता है क्या? जी नहीं। क्या कहते हैं बच्चे? बच्चा छोटा है। हाँ। लगभग 10 साल का बच्चा है। हाँ। बच्चियाँ बड़ी हैं, बच्चियों से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। जी। तो परिवार में कोई इस कला को किसको सिखाओगे फिर आप? अब मेरा मानना तो ये है कि बच्चे तो किसी अलग ही लाइन पर जाए तो अच्छा रहे। बच्चे अलग लाइन पर जाएं। लेकिन एक बात तो आप कह रहे हैं बच्चे अलग लाइन पे जाएं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको जब खुद एक अलग लाइन पे गए, आपको वापस आना पड़ा, गुजरात नवसारी गए या बाहर आपने गए, वहाँ बिजनेस शुरू किया और वहाँ से आपको वापस आना पड़ा। मैंने बताया ना उन दिनों मेरी मजबूरी थी। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। खुद नहीं पढ़ पाया, खुद अपना कुछ नहीं कर पाया, तो इस लाइन पर मुझे उतरना पड़ा। हाँ। बाकी आज मैं ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हूँ, तो बच्चों को पढ़ाऊंगा। नहीं, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को इस योग्य बनाऊंगा कि वो किसी क्षेत्र में अपनी रुचि से उतरना चाहें। हाँ। तो उनके पीछे में जो कुछ कर सकता हूँ वो करूंगा। नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए आप कर भी रहे हैं, लेकिन सीधा प्रश्न ये तो है, आप अभी जो बिजनेस कर रहे हैं ना जी, ये भी कोई कम नहीं है, इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। खराब नहीं है बिजनेस। मैं ये कह रहा हूँ, एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर अपना नाम नहीं कमा सकता उतना मैंने नाम कमाया। और पैसा कमाते हो, और पैसा तो है ही। परिवार चला रहे हो बढ़िया। बिल्कुल। हाँ? इज्जत से कर रहा हूँ सारा काम। हाँ? और लोग मुझे इतना जानते हैं कि एक अच्छे मंत्री को भी नहीं जानते होंगे हाँ। कि ये आदमी कौन है। हाँ। इस तरह से लोग मुझे, बच्चे, औरतें, पुरुष, नौकर, लेबर, सारे लोग जानते हैं मुझे, जानते हैं कि ये महेश लांगरे वाला है। हाँ। मैं तो कभी कभी इन विचारों को सोच के परेशान हो जाता हूँ कि कोई विपत्ति आ गई तो मुझे कोई चून भी नहीं डालेगा कि ये तो वो चाय वाला है। हाँ। ये तो वो नाश्ते वाला है। हाँ। तो मैंने कहा यार मुझे तो हर जगह लोग पहचानते हैं। हाँ। कोई गलत स्टेप भी लेना हो तो मुझे तो सेकंडों में लोग पकड़ के बैठा देंगे, ये वो महेश है। नहीं, वही तो चाह रहे हैं। उसके बाद देखो आपने इस लड्डू से अपनी दशा बदली परिवार की। जी। 2001 में बूम आया। हाँ। वापस आए। उसके बाद भी आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे इस बिजनेस में आए? उसका कारण आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो? नहीं, मैं नौकरी की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमने तो ये समय निकाल दिया। हाँ। इस बिजनेस में क्या है, माथा पच्ची बहुत इस बिजनेस भाई तो पूछना था, माथा पच्ची है क्या, ये बताओ। माथा पच्ची एक तो फिजिकल वर्क बहुत करना पड़ता है। ठीक है, वो तो वर्क से ये, मैं सुबह 4:30 बजे दुकान खोल लेता हूँ, रात को 9:30 और 10 बजे दुकान बढ़ाता हूँ। इस बीच किसी को 2 मिनट की बात करने का समय नहीं दे सकता। हाँ जी, हेलो सलो करके ही अपना टाइम निकाल देता हूँ। बाकी ये नहीं प्रेम से 10 मिनट बैठ के किसी से बात कर सकूँ। तो मैं एक तो किसी को समय नहीं दे पाता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों के काम को भी मैं ऐसे ही करवाता हूँ, भैया तू करवा देना, तू करवा देना। तो इसलिए चाहते हो छोटी मोटी नौकरी लग जाए बच्चों को, बड़ी नौकरी लग जाए, कहीं ये शांति से अपना जीवन निकाले। और कमाने धमाने का सिस्टम तो ये है कि ठाकुर जी की कृपा से मैं कुछ न कुछ करके ही जाऊंगा उनको। हाँ, लेकिन वो तो शांति से रहे, वो शांति से रहे, ये आपका मकसद है, इसलिए चाहते हो।
मेरे भतीजी ने बीटेक की है। बीटेक करने के बाद में आर्थिक स्थिति हमारी दोनों भाइयों की खराब थी, तो बीटेक कराई है मैंने उसको। बीटेक कराने के बाद में ठाकुर जी की कृपा से उसका 2 जगह सिलेक्शन हुआ है, LDC में, रेलवे में और पोस्ट ऑफिस में। अभी उसको कहीं जोनिंग मिल जाएगी, उस समय ठाकुर जी की भोग लगवाएंगे। उस समय लगवाओगे आप? हाँ। तो आपकी इच्छा ये है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बच्चों को मिले, लेकिन बच्चों को कुछ अच्छा मिले। अच्छा मिले। और ये तो नहीं करना पड़े काम, ये नहीं करना पड़े, है ना। इसमें ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, ना किसी से बात करने का पता है, टाइम नहीं है। हाँ, टाइम। देखो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी एक समय सीमा होती है। आज मैं 52 साल का हो गया, अगर मेरी नौकरी होती तो मैं समझ लेता मुझे 8 साल बाद रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो जुतना ही है जब तक हाथ पैर चलेंगे, जब तक। ये है। अच्छा, अभी यही होता होगा, कितना स्टाफ है टोटल? अभी लगभग मेरे पास 15 आदमी का स्टाफ है। 15 का, और लगभग एक कितने का 15,000 देते होंगे? लगभग 15,000 रुपये। अब आप देख लिए, एक कर्मचारी पर तो आप तनख्वाह दे रहे हो लोगों को, और दोनों जगह की दुकानें मेरे किराए की हैं, लगभग 10,000 रुपये महीने उनको भी देता हूँ। उनको भी देते हो? लाइट का, पानी का खर्चा भी देता हूँ। ऐसा करके ठाकुर जी की कृपा से कम 15 परिवार पल रहे हैं इस बिजनेस से। तो मैं तो इसको ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। तो फिर सरकारी कर्मचारी खा के आपके सामने? नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के लिए ऐसा सोच रहा हूँ कि बच्चे कुछ अच्छा कर लें। बच्चे अच्छे में सिर्फ सरकारी नौकरी? अब अच्छे में यही है ना आपकी सोच? या तो उनका कोई अच्छा बिजनेस हो, हाँ, बहुत बढ़िया, जिसमें वो शांति से कर सके, हाँ, या फिर कोई सरकारी जॉब हो अच्छा। तो आपके बच्चों और बेटी से बातचीत होती है? वो क्या सोचते हैं, क्या करें नहीं करें? उनकी सोच में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो तो यही कहते हैं कि पापा आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह का हम आपको रिजल्ट देंगे। हाँ। मैंने किसी भी 4-5 बच्ची हैं, 4 बच्ची हैं, 1 बच्चा है, किसी को कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं कराया है। आप उनकी मार्कशीट देख लो, मेरा कोई भी बच्ची 95 से कम नहीं लाता है मार्क्स, बगैर ट्यूशन कोचिंग के। और मेरा बच्चा भी आजकल BMG में आता है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लिए सबसे पहले हाथ खड़ा वो करता है, सर मैं बताऊँ। तो मैं इसको गॉड गिफ्ट मानता हूँ, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि मेरे बच्चे बगैर कुछ ये हुए ही इतने आगे जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे सेलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे, अच्छी जगह पर होंगे। और बच्चे हलवाई नहीं बनेंगे? हाँ। है ना? ये तो यूँ मान लो कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी। सेवक आदमी अगर कोई चाहे कि मुझे सुख मिले तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? कि अगर मैं भोजन भी कर रहा हूँ और कोई ने कहा भैया 2 लड्डू देना, तो वो पानी पी के तो उसको पहले 2 लड्डू देने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राहक माने भगवान, उसका सम्मान पहले। अच्छा भाई जी, एक बार बताएं, आप लांगरे के रहने वाले हैं? जी सर। और शर्मा हैं जी। पहले आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी? हमारी नहीं, सभी की थी। पहले तो गरीबी थी एक तरीका से? सभी की थी, क्योंकि उस समय केवल और केवल आदमी कृषि पर निर्भर था। उसके बाद आपके जब परिवर्तन हुआ, थोड़ी व्यवस्था हुई, तो आपको क्या चेंज लगा परिवार में, समाज में, देश में? आपके प्रति लोगों का नजरिया क्या बदला? लोगों की सोच तो आज भी, जो पहले से संपन्न थे उनकी सोच तो आज भी वही है कि ये लोग वही हैं। भाई उनकी सोच अभी है? उनकी सोच यही है। हाँ। उनको एक तरह से जैसे कोई चमत्कार होता है ना, इस तरह का दिखता है, अरे यार तुमने तो करौली भी ब्रांच डाल ली। हाँ। अरे यार ये इतना सामान भरा हुआ है। हाँ। तो उनकी सोच वहाँ के वही है। उनकी सोच है? हाँ, वो तो यही सोचते हैं, ये वहीं बैठे हैं अभी। बाकी नजरिया तो उनका बदला होगा, पहले तो कुछ नहीं था, तो बहुत कुछ होगा यार, नजरिया तो बदलता ही आदमी। अब तो वो तमाचे जब लग रहे हैं जब ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, जब ये बच्चा सेलेक्ट हो गया और एक साथ 2 पोस्टों पर सेलेक्ट हुआ है, जब वो तमाचे लगे। मतलब आदमी, गरीब से आदमी जब पैसे वाला बनता है तो नजरिया लोगों का अलग ही होता है। अगर कुछ ये भी आपके साथ हुआ होगा? लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है आज तक। हम तो इसको भगवान की कृपा मानते हैं, हम हमारा कुछ नहीं मानते हैं। छोटू, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा है, और कुछ नहीं, हमारा तो केवल कर्म है। कर्म है, कृपा भगवान की है। और आज स्थिति ठीक ठाक है वैसी? कोई? हाँ, सब कोई आनंद है। बंसीवारी की बच्चे वगैरह पढ़ रहे? ससुराल खाएं आपकी? मेरी ससुराल पास में ही है, लांगरा के पास में 2 किलोमीटर आगे, बाड़दा शुक्लों का गाँव है वो। बाड़दा शुक्लों गाँव है। आप कौन से हैं? हम बरवारिया हैं। तो ससुराल वाली भी ये काम करते हैं, हलवाई का कोई नहीं करे? नहीं, उनका एक बेटा मेरे यहाँ काम करता है, और एक बच्चे को मैंने वहीं लांगरा यही काम डलवा दिया। अलग से दुकान डलवा दी? अलग से दुकान। उस दुकान को भी 10 साल हो गए। वो भी ठीक ठाक चल रही है? वो ठीक चल रही है, उसने अच्छी प्रोग्रेस की है। अपनी दूसरी बहन की शादी कर रही, गाँव में पक्का मकान बना लिया, एक मकान यहाँ तैयार हो गया आदि भंडार के बगल में। हाँ। उसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, और मेहनती और ईमानदार।
अपन अगर देखा जाए तो जैसे अगर कोई बिजनेस चल जाए तो बहुत बड़ी रहता है नौकरी तुलना में। मैं ये कह रहा हूँ साहब, चल जाए दुकानदारी तो कहाँ लगे तहसीलदारी। अच्छा, चल जाए दुकानदारी तो कहाँ लगे तहसीलदारी। हाँ, हाँ अगर दुकानदारी चल जाए, ठाकुर जी हाथ पकड़ ले तो तहसीलदार की पोस्ट पीछे रह जाएगी। हाँ, इतना अच्छा है बिजनेस तो। लेकिन मेहनत। मेहनत और ईमानदारी, हाँ, उसमें नियत में खोट मत लाओ। अगर किसी के 2 रुपए हैं तो हाथ जोड़ के दूसरे को दे दो। ये थे महेश शर्मा लांगरे वाले, जिनके चूरमा के लड्डू काफी फेमस हैं। एक बार मैं आप महेश जी एक बार बांध के बताओ लड्डू कैसा बांधते हो। देखिए ये लड्डुओं को बांध रहे हैं अभी। इन्होंने चूरमा जो है बूरा, देखो ये मिला दिया इन्होंने, बूरा मिला दिया, बूरे के बाद घी मिला दिया और लगभग अब ये लड्डू बनने को तैयार हैं। कैसे बन रहे हैं देखिए आप। ये लड्डू इन्होंने बांध के बता दिए। ये 50 ग्राम का एक लड्डू इसके बारे में कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और ये लड्डू आप बैठ तो दोबारा है ना। ये देखिए जो बांध रहे हैं इनके ही फोटो आप देख लीजिए एक बार। इस प्रकार ये बांधते हैं। अच्छा बताइए, कला किसी और को सिखाओगे या आपके साथ जाएगी? ये तो बता जाओ लास्ट में। सीखने वाले को मना नहीं है। सीखने वाला अगर कोई चाहे, रुचि रखे तो प्रेम से सीखे। कला को तो सिखाना ही चाहिए किसी न किसी को। अभी तक किसी को सिखाया आपने? मेरे भाई भी बनाते हैं। भाई कितने हैं आप? हम 4 भाई हैं, लेकिन जो भाई मेरे साथ रहते हैं, कमांड रहते हैं, वो लांगरा दुकान संभाल रहे हैं। हाँ, वो बनाते हैं। वो बनाते हैं। बाकी औरों के बच्चे वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं इसको? हाँ, उनके 2 बच्चे उसमें सर्विस में है। एक बच्चा 5 स्टार में इंजीनियर है। और एक बच्चे का अभी वो हुआ है। नहीं, आपका स्टाफ वगैरह जो है इनमें किसी को नहीं आया लड्डू बनाना? नहीं, ये लोग बना तो लेते हैं, लेकिन इस तरह की वैरायटी नहीं बना पाते। वैरायटी नहीं बनाते। ठीक है, ये थे महेश शर्मा लांगरे वाले, जिनके चूरमा के लड्डू बहुत फेमस हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको हमें आगे बढ़ाएं आप, और हमें सुझाव दें कि इस प्रकार के और कैसे लोगों के इंटरव्यू किए जाएं जो आपको बताया जा सके। धन्यवाद।